ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च हे बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, हमारे पूज्य भदन प्रज्ञा बोधि महाथेरो जी तथा श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, हम जानते हैं कि भगवान तथागत बुद्ध के जीवन के साथ उनके जीवन की प्रमुख प्रमुख घटनाएं पूर्णिमा के पावन अवसर पर घटी थी। तो इस वीडियो में हम पूर्णिमा को मद्देनजर रख के आइए हम पूर्णिमा के महत्व के बारे में जानते हैं। भगवान तथागत के जीवन की कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो कि पूर्णिमा के अवसर पर घटी थी, उनके पर एक नजर डालते हैं कि तथागत सर्वप्रथम जब भी कुक्षी में माता की कुक्षी में आते हैं तो वो भी पूर्णिमा के दिन आए थे। उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसके अलावा जब भी उनके मन में अनित्यता का बोध जागता है और वो महाविनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग करते हैं तो वो भी पूर्णिमा के अवसर पर हुआ था। उसके अलावा जब भी उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया तो वो भी वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उसके बाद जब भी उन्होंने अपनी प्रथम धम्म देशना प्रथम धम्म उपदेश दिया जो कि बुद्धिज्म में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से प्रख्यात है, वो भी पूर्णिमा के पावन अवसर पर हुआ था। उन्होंने जब भी प्रथम वर्षावास किया वो भी पूर्णिमा के दिन पर हुआ। उसके अलावा जब भी उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, अपने शरीर को त्यागने से पहले उन्होंने घोषणा की कि आज से 3 मास के पश्चात मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। तो वो घोषणा जो की उन्होंने वो भी पूर्णिमा के पावन अवसर पर की थी। और अंत में जब भी उन्होंने सचमुच अपने शरीर को त्याग दिया, अपने शरीर को छोड़ा, उन्होंने उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, वो भी वैशाख पूर्णिमा का पावन अवसर था। इसके अलावा कहते हैं कि जैसे ही तथागत का जन्म हुआ था उसके साथ साथ ही और कई लोगों का जन्म हुआ था। एक गाथा में आता है कि तस्मिन् येव समये राहुल माता देवी आनंदो छन्नो काळुदय अमचो कंडको अस्सराजो निधि कुंभो इमे सजातो नामम होती। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही तथागत का जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन, उसके साथ साथ ही राहुल माता, यशोधरा माता, उनका प्रमुख परिचारिक के रूप में जो शिष्य था आनंद, उनका प्रमुख सारथी छन्न
कालुदाई आमत्य और उनका जो प्रिय अश्व था कंथक, ये सब लोगों का जन्म तथागत के जन्म के साथ साथ घटा था। इसके अलावा ये भी कहते हैं धम्मवाणी में कि तथागत के जन्म के साथ बहुत सारे शाक्य वंश के लोग, कौलीय वंश के लोग भी जन्मे थे। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इतनी सारी घटनाएं तथागत के जीवन में घटती है, तो आखिर वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, उसका आखिर क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, आखिर पूर्णिमा का महत्व इतना क्या हो सकता है। आइए हम इस वीडियो के अंतर्गत ये सब घटनाओं को हम पूर्णिमा के अनुसंधान में जानते हैं कि पूर्णिमा का क्या महत्व है और उसका हमारे सामाजिक जीवन पर, मानसिक जीवन पर, हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर कैसे असर होता है, क्या असर होता है, उसको हम जानते हैं। ये दुनिया में दो प्रकार के हमेशा लोग होते हैं। एक बात एक विषय के अनुसंधान में की जाती है और उसी विषय के विरोध में दूसरा वर्ग रजू करता है। ये दो वर्ग हमेशा मौजूद रहते हैं इस संसार में। तो जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा का अवसर है, पूर्णिमा की जो खगोलीय घटना है, उसके बारे में भी ये संसार में दो वर्ग है। एक वर्ग ये मानता है, उसको अभी फिलहाल हम एक मिथिकल बिलीफ के रूप में हम देखते हैं कि एक वर्ग ये मानता है कि पूर्णिमा के अवसर पर जब भी जो चंद्रमा है अपने पूर्ण कला में खिलता है, तो उसकी कुछ असर जो मनुष्य के और पशु पक्षी अन्य जीवों के जीवन पर, उसकी मानसिकता पर, उसका फिजिकल बॉडी पर कुछ असर जन्म लेती है। वो क्या जन्म लेती है, वो क्या होता है और क्यों होता है, इसको पहले हम देखते हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा के अवसर पर लोगों में एक तरह का पागलपन सवार हो सकता है, पागलपन का दौरा पड़ने की संभावना है। कहते हैं कि पूर्णिमा के अवसर पर पागलपन की संभावना बढ़ जाती है। एक सर्वे के अनुसार, जो भी हम आज बात करेंगे पूर्णिमा के अवसर पर क्या क्या घटित होता है, वो एक सर्वे के, जो भी लोगों ने सर्वे किया है, जो भी लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, उसके आधार पर हम बात करेंगे। कोई कहते हैं कि पूर्णिमा के अवसर पर लोगों की मानसिकता में विचित्र चेंजेस आता है, कि लोगों में कोई रक्तचाप के मरीज है, जैसे कि किसी को ब्लड प्रेशर का बीमारी है, तो उसकी बीमारी में बढ़ोतरी मालूम पड़ी है। रक्तचाप के मरीज की संख्या में बढ़ोतरी होती है, खास करके पूर्णिमा के अवसर पर। इसके अलावा कहते हैं कि ये जो पशु पक्षी है, उसके बिहेवियर में भी चेंज, एक प्रकार का स्ट्रेंज चेंजेस महसूस हुआ है। जो पशु पक्षी है, जो पालतू कुत्ते बिल्लियां हैं, वो खास करके पूर्णिमा के अवसर पर वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ज्यादा काटने पर उतारू होते हैं। ये सब एक सर्वे के अनुसार कहा गया है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि महिलाओं में
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी प्रभावित होता है, प्रेगनेंसी का रेशियो बढ़ जाता है और लोगों में एक तरह का स्ट्रेंज बिहेवियर महसूस किया गया है। लोगों के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। जब भी कोई हॉस्पिटल में, एक ऑस्ट्रेलियन नर्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था उसकी हॉस्पिटल में कि बराबर पूर्णिमा का दिन पर जब भी आता है तभी उसकी हॉस्पिटल में जो मरीज का ऑपरेशन होता है, उन्होंने महसूस किया था कि उसका जो रक्तचाप है, जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं पूर्णिमा के दिन पर महसूस की जाती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पूर्णिमा के अवसर पर लोगों में एक प्रकार का आपराधिक वृद्धि भी बढ़ जाती है। लोगों में सुसाइड करने की भावना पैदा होती है और जो एक्सीडेंट है उनका केसेस भी ज़्यादा पाया गया है। तो इस तरह के पूर्णिमा के अवसर पर बहुत सारी स्ट्रेंज बिहेवियर और फिजिकल और मानसिक चेंजेस महसूस किया गया है। एक सर्वे के आधार पर, कुछ एक्सपेरिमेंटल आधार पर ये सब बातें सामने आई है। तो ये सब बातों को मानने के पीछे उनका क्या तर्क है, आइए उस तर्क को देखते हैं। हम सब एक स्वाभाविक और सामान्य बात से सब लोग वाकिफ़ हैं कि जब भी पूर्णिमा का अवसर होता है तो समंदर में उनके जल में एक उछाल आता है, टाइड आता है, उनके जल में ज्वार भाटा बढ़ जाता है, बड़े बड़े मौजे उठते हैं समंदर में। और उसके पीछे साइंस कहता है और ख़ास करके कहते हैं कि जब भी सुपर मून की अवस्था होती है, सुपर मून एक ऐसी अवस्था है कि जो सामान्य पूर्णिमा है, कहते हैं कि सुपर मून की अवस्था में सामान्य पूर्णिमा से 14 गुना ज़्यादा चंद्रमा बड़ा होता है और 30 गुना ज़्यादा प्रकाशित होता है। सुपर मून की अवस्था में पाया गया है कि ये जो समंदर में जो ज्वार भाटा उठता है, जो मौजें उठती है, वो और भी बढ़ जाती है। तो इस बात से एक बात तो तय हो जाती है कि चंद्रमा है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो समंदर के पानी के पर निश्चित तौर से इफ़ेक्ट डाल रहा है। ये साइंस का मानना है और ये बहुत ही ऑब्वियस थिंग है, हम देखते हैं और हम महसूस करते हैं। इसको मानने में कोई भी एतराज़ नहीं हो सकता किसी को भी। तो इसको आधार बनाकर ये सब सर्वे किया गया है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जीव मात्र का, पशु पक्षी का जो शरीर है, वो मोर देन 75% पानी से बना है, जल तत्व से बना है। तो एक स्वाभाविक मान्यता है, एक स्वाभाविक बात है कि हमारे शरीर में इतना सारा जल है और समंदर के जल पर जिस तरह से पूर्णिमा का चंद्रमा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो असर करता है, उसी तरह से हमारे अंदर जो प्रवाही है, जो जल है, उसके ऊपर भी निश्चित तौर पर वो असर करता होगा। इसको आधार बनाकर ये सब मान्यताएं और ये सब एक्सपेरिमेंटल तौर पर ये सब बातें सामने आई है। और जो ये सब बातें मानते हैं उसका आधार यही है कि अगर चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अगर समंदर के जल पर इतना असर करता है तो जीव मात्र के शरीर पर, उनके अंदर जो खून है, उसके अंदर जो प्रवाही है, उसके ऊपर भी वो असर करता ही होगा।
इसको आधार बनाकर इस तरह की मान्यताएं, इस तरह का एक्सपेरिमेंट किए गए और उसमें ये सब लोग मानने का ये एक वर्ग है। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी है जो कि इस बात का, जो ये एक बात है उसका खंडन करता है, जो कि एक रेशनल वर्ग है, जो मेडिकल साइंस है, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो ज़्यादातर नास्तिक है, वो इस तरह की बातों को नहीं मानते हैं। वो इस तरह की बातों को मिथ्या मानते हैं, उसमें सच्चाई नहीं है। वो इस बात का खंडन करते हैं। वो खंडन करते हैं, वो किस बात को आधार बनाकर खंडन करते हैं, आइए हम इसको जानते हैं। जो साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो एक बात पर तो वो सहमत है कि चंद्रमा है, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो समुंदर के जल पर वो असर करता है, उसमें ज्वार भाटा उठता है, वो जो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठता है। इस बात के साथ वो साइंस भी सहमत है, मेडिकल साइंस भी सहमत है। लेकिन उनका जो खंडन करने की वजह बहुत ही समझने जैसी है। उनका कहना है कि जो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रमाण में बहुत ही कम है। वो जो मानव के शरीर पर, जीव मात्र के शरीर पर जो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही कम मात्रा में पड़ता है। तो उसके जो इतना वो कम मात्रा में पड़ता है कि उसको एक यूनिट दिया गया कि 0.0 समथिंग, अर्थात 0.04 न्यूटन, 0.04 न्यूटन तक ही उनका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसके प्रमाण में जो पृथ्वी है उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है प्रमाण में। तो उनका जो साइंटिस्ट है उनका मानना है कि ये जो मान्यताएं है कि जो इंसान को और पशु पक्षी के जीवन पर, उनकी मानसिकता के ऊपर चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स का असर होता है, वो मान्यता का वो खंडन करता है। साइंटिस्ट उनका खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि वो जो प्रमाण है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो बहुत माइनर है, तो वो असर करेगा, उसका प्रमाण बहुत ही कम होगा। इसके अलावा एक और भी वो तर्क रजू करते हैं, एक और भी वो दलील रजू करते हैं। वो दलील क्या है? वो कहते हैं कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम किसी भी बात पर फोकस करेंगे तो हमें वही बात हमारे सामने दिखाई देती है। हम वही बात को प्राधान्य देते हैं, वही बात बार बार हमारे सामने आएगी। जैसे कि एक वाइट बोर्ड है, उसके ऊपर एक काला दाग लगा दो और उसके ऊपर फोकस करेंगे तो वाइट बोर्ड हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो काला दाग है वो बार बार हमें वही दिखाई देगा। जिस किसी चीज़ पर हम फोकस करते हैं वो चीज़ हमें दिखाई देती है। एक दूसरे एग्जाम्पल से इस बात ज़्यादा क्लियर होगी कि जैसे कि मैं 7 नंबर के ऊपर फोकस करता हूँ, 7 नंबर्स के ऊपर, और 7 नंबर्स को मैं ज़्यादा प्राधान्य दे रहा हूँ। अभी होगा यह कि मैं जहाँ कहीं भी नज़र डालूँगा वहाँ मुझे 7 नंबर्स का प्रभाव दिखाई देगा, मुझे 7 नंबर ही दिखाई देगा। मैं ट्रेन में जाऊँगा तो मुझे सब जगह 7 नंबर का कैलकुलेशन करके 7 नंबर में पैदा करूँगा, 7 नंबर का महत्व हर जगह मुझे दिखाई देगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर मैं 13 नंबर के ऊपर फोकस करता हूँ तो हर जगह मुझे 13 नंबर दिखाई देंगे। तो जो साइंटिस्ट थे, जो मेडिकल साइंस है, उनका मानना है कि ये कोइंसिडेंशल है। ये जो मान्यता है, जो मिथिकल बिलीफ के तौर पर उसके देखते हैं और उसको एक कहते हैं कि ये जो घटनाएं घटती है पूर्णिमा के दिन वो एक कोइंसिडेंशल है, उसमें ज़्यादा महत्व है नहीं, उसको ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है।
तो हमने दो वर्ग को जाना कि एक वर्ग है जो कि चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो मानते हैं कि इंसान और पशु पक्षी जीव मात्र के जीवन पर, उसकी बायोलॉजी पर, उसकी साइकोलॉजी पर, फिजियोलॉजी पर एक तरह की असर जन्माता है चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक वर्ग ऐसा मानता है। दूसरा वर्ग है जो साइंस का है, जो मेडिकल साइंस है, वो मानता है कि ये जो मान्यता है उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। ये लोग जो मानते हैं वो एक कोइंसिडेंशल है, और वो जो मानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका प्रमाण बहुत कम है, माइनर है। ये दो बात यहाँ तक हमने समझी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों बातों को हमने देखा। अभी पूर्णिमा के पीछे का सत्य क्या है उसको जानते हैं। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले हमारे दर्शक है, उपासक उपासिकाएं हैं, उनका मेरा अनुरोध है कि हो सकता है कि शायद मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा ना हो और बीच में शायद मैं अटक जाता हूँ, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखना तो आपका, मुझे एक यकीन है कि आपकी जो जिज्ञासा है पूर्णिमा के अनुसंधान में, वो यकीनन ही आपकी जिज्ञासा संतुष्ट हो जाएगी। और एक औपचारिकता ये है कि अगर आपने हमारे चैनल और माने शेयर करना मत भूलिए, और जो बेल आइकॉन है वो दबाकर आप उसको हमारे जो नए वीडियोज़ आते हैं वो पा सकते हैं जल्दी से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि ये दो वर्ग है, उसके अलावा पूर्णिमा के पीछे सत्य क्या है, हकीकत क्या है, उसको जानते हैं। तो एक बात तो निश्चित है कि जो चंद्रमा है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पानी के ऊपर पड़ता है और समुंदर के जल में एक ज्वार भाटा उठता है। ये बात के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता, ये बात सच है। और ये बात भी सच है कि जो उसका प्रमाण है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो बहुत माइनर है, 0.04 है, न्यूटन है, 0.04 न्यूटन है, उसमें भी कोई शंका नहीं है। दोनों वर्ग सत्य है। लेकिन बात यह है कि जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन बायोलॉजी के ऊपर, उनकी फिजियोलॉजी के ऊपर वो एक तरह का स्टिम्युलेशन को जन्म देता है, एक तरह की वो इग्निशन देता है। वो हमेशा से साथ साथ नहीं चलता है, वो सिर्फ इग्निशन देता है, वो सिर्फ एक स्टिम्युलेशन देता है। इस बात को हम समझते हैं। जैसे कि हमें गाड़ी है, हमारे पास बाइक है, उसको हमें चलाना है, चाहे हम उसको 180 की स्पीड में चलाए, चाहे 80 की स्पीड में चलाए, चाहे 60 की स्पीड में चलाए, लेकिन इग्निशन बहुत ज़रूरी है। इग्निशन दिए बगैर वो शुरू नहीं होता। इग्निशन गति नहीं है, इग्निशन मंजिल नहीं है, लेकिन इग्निशन बगैर उसको गति नहीं मिलेगी। तो इसको कहते हैं इग्निशन, अर्थात उसको चालू करना है। तो जो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन बायोलॉजी है, उसको इग्नेट करता है। वो उसको सिर्फ एक शुरुआत करने के लिए उसको प्रेरित कर देता है। उसको कहते हैं कि एक उद्दीपक की तरह कार्य करता है। तो उसको कहता है ग्रेविटेशनल स्टिम्युलेशन। इसको एक दूसरे दृष्टांत से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि संसार में बहुत बार भूचाल भी आता है और
ज्वालामुखी भी कोई बार फटता है, बहुत सारी घटनाएं घटती है ज़िंदगी में। आप जानकर हैरान होंगे कि जो भूचाल आता है, जब भी भूचाल आता है तभी हमें महसूस होता है, लेकिन भूचाल तुरंत नहीं आता है। जब भी भूचाल आता है तो उसका जो प्रिपरेशन है वो सालों पहले शुरू हो गया होता है। उनका जो शुरुआत है वो सालों पहले शुरू हुई होती है। एक छोटे सी मूवमेंट ज़मीन के भीतर, एक छोटी सी मूवमेंट से भूचाल की शुरुआत होती है। ये छोटी सी मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ते 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 सालों लग जाता है एक परिपक्व भूचाल बनने में। बराबर जो ज्वालामुखी फटता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि एक छोटी सी मूवमेंट से शुरू होता है और उसको परिपक्व होते होते सालों लग जाते हैं, और जब भी ज्वालामुखी फटता है तो हमें दिखाई देता है। तो इस तरह का, इसको कहते हैं एक तरह का स्टिम्युलेशन, एक तरह का इग्निशन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस तरह का ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन बायोलॉजी के ऊपर एक तरह का वो इग्निशन करता है, एक तरह का स्टिम्युलेशन देता है, और कुछ नहीं है। और फिर उसको जो इंसान है वो उसको बढ़ावा देता है। दूसरे अर्थ में कहूँ तो कि इंसान के अंदर जो बीज पड़ा है उसको चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पौधे का रूप दे देता है। जो पौधे का रूप दे दिया है उसने, उसको इंसान खुद ब खुद पेड़ का रूप दे देता है। यह एक सच्चाई है। तो कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो गुण है, जो संस्कार है, जो हमारी वृत्ति है, उसको स्टिम्युलेट करना ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो तथागत बुद्ध थे वो ज़्यादा मेडिटेटिव थे। जो अंगुलीमाल था वो ज़्यादा वायलेंट था, हिंसक था। तो ये होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि पूर्णिमा के दिन जो तथागत थे वो ज़्यादा मेडिटेटिव बने, उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त किया। दूसरी तरफ ये संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है कि जो अंगुलीमाल था वो हो सकता है कि वो ज़्यादा 2 मर्डर ज़्यादा करे, वो उनका हिंसात्मक जो एटीट्यूड था वो ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसा बढ़ने की संभावना पूर्णिमा के दिन बहुत कुछ संभावना है इस बात की। तो ये हमने इसके पीछे हकीकत जो है पूर्णिमा के दिन, उसका महत्व हकीकत में क्या होता है ये समझा। और भी विषय में आगे बढ़ते हैं कि एक बात ये है कि सदियों से हम जो ह्यूमन काइंड है, ह्यूमन बीइंग है, सदियों से मनुष्य जाति चंद्रमा को जानने के लिए लालायित है। युगों से, सदियों से, लाखों वर्षों से, जब से चंद्रमा को देखा है तब से वो चंद्रमा को जानने की कोशिश कर रहा है। और होता यह है कि चंद्रमा को परिपूर्ण रूप से जाना नहीं जाता है। आज की तारीख में भी विज्ञान कहता है कि जो चंद्रमा है उसको परिपूर्ण रूप से हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उसकी एक साइड ही हमें दिखाई देती है। क्योंकि उसका जो रिवॉल्यूशन और रोटेशन है, दोनों का जो घूमने का जो समय है वो समान है। इस वजह से चंद्रमा की एक साइड ही हमारे सामने आती है, दूसरी साइड हमारे सामने कभी नहीं आती है। इस कारण से हम चंद्रमा को पूर्ण रूप से नहीं देख सकते हैं। तो इंसान युगों से, सदियों से, लाखों, अरबों, खरबों वर्षों से चंद्रमा को जानने की कोशिश करता है,
असफल रहता है, उसको समझने की कोशिश करता है, असफल रहता है। तो जो ये असफलता मिलती है इंसान को, जो बार बार उसको देखता है, खास करके जब भी पूर्णिमा का चंद्रमा खिलता है, तो इंसान के अंदर जो असफलता का बीज है, बार बार चंद्रमा को देखा, बार बार मिलती है जो असफलता, तो उसको जो असफलता मिलती है उसका भी इवोल्यूशन होता है। जो डार्विन था, उनका कहना था कि इवोल्यूशन सिर्फ फिजिकल इवोल्यूशन होता है, लेकिन हमारी मानसिकता का इवोल्यूशन भी होता है, सकारात्मक इवोल्यूशन भी होता है, नकारात्मक इवोल्यूशन होता है। एक गुंडा है, उसके अंदर गुंडेपन की भी बढ़ोतरी हो सकती है। एक सदाचारी व्यक्ति है, उसके अंदर सदाचार की भी बढ़ोतरी हो सकती है। ये भी एक प्रकार का इवोल्यूशन है, एक प्रकार की उत्क्रांति है। तो जो इंसान है वो चंद्रमा को देखते देखते उसको मिलती जो असफलता है, जो असफलता के कारण उसके अंदर एक प्रकार का उद्वेग, एक प्रकार का अनईजीनेस जन्म लेता है। और जो अनईजीनेस है, जो उद्वेग है, उसका समय के साथ साथ उसका इवोल्यूशन होता है। समय के साथ साथ जो उद्वेग है वो बढ़ता रहता है। तो होता यह है कि जब भी आज की तारीख में, पहले भी जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं, हालांकि ये बात आसानी से समझ में नहीं आएगी कि हम जो हमारे अंदर जो फिज़िकल, हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं पूर्णिमा के अवसर पर, वो इस असफलता की वजह से आते हैं, वो मानना थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा जटिल है। क्योंकि जो कोई मेडिटेटिव होगा, जो अच्छी तरह से ध्यान करता होगा, उसको ये बात है वो समझ में आ जाएगी। तो जो असफलता है, जो निष्फलता का बार बार मिलना, चंद्रमा को देखना, उसके अनुसार जो निष्फलता मिलती है उसका इवोल्यूशन होता है, उसकी उत्क्रांति होती है। इसके कारण आज भी इंसान की जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर पूर्णिमा का, चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स का असर होता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम 3 बातों को समझे। एक तो 2 वर्ग थे, दोनों ने एक दूसरे की बातों का खंडन किया, उसको हम समझे। और ये दोनों के अलावा तीसरी कि चंद्रमा का पूर्णिमा के दिन हकीकत क्या है, उसको समझे। आइए हम वैशाख पूर्णिमा का महत्व को समझकर इस वीडियो का अंत करते हैं कि तथागत ने वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ, उन्होंने जन्म ग्रहण किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण उनका हुआ और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति बोध गया के पावन भूमि पर की। तो ये उनके जीवन की ये तीनों प्रमुख घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन घटी। तो हमने पूर्णिमा का महत्व तो जाना, लेकिन वैशाख पूर्णिमा का क्या महत्व है उसको हम समझते हैं कि जो वैशाख पूर्णिमा है उसको वेस्टर्न कल्चर में फ्लावर मून भी कहते हैं, उसको कॉर्न प्लांटिंग मून भी कहते हैं और उसको मिल्क मून भी कहते हैं। दरअसल अभी आप देख रहे हैं ये आजकल पूर्णिमा का अवसर आएगा, वैशाख पूर्णिमा का। अभी हम सब महसूस करते हैं कि थोड़ा थोड़ा डार्कनेस उतर रही है, थोड़े थोड़े बादल बनना शुरू हो गए हैं, आकाश में
धीरे धीरे बरसाती माहौल बन रहा है। अभी ये बरसाती माहौल पूर्णिमा के दिन पर बराबर जम जाएगा और पूर्णिमा के दिन पर बराबर बरसाती माहौल का प्रिपरेशन हो जाएगा। बिजली गरजेगी और बारिश का आगमन होगा वैशाख पूर्णिमा के बाद तुरंत ही। उसके बाद क्या होगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर नए नए पत्ते आएंगे, फूल खिलेंगे, इस तरह का बहुत सारा माहौल बनेगा। हम देख सकते हैं कि कितनी सारी जो हवाएं चलती है, एक तरह का ये बरसाती माहौल है, उसके आगमन की निशानी है। तो ये बरसाती माहौल के आगमन की निशानी है। बरसात जब ये आएगा तो नए नए फूल खिलेंगे, पेड़ पौधे के ऊपर नई नई पत्तियाँ आएंगी। बरसात जैसे ही आता है तो नए नए अनेक जीव पैदा होंगे। जो खेत का काम करते हैं वो खेत में अनाज बोएंगे, उसमें नई नई पत्तियाँ आएंगी। सब तरफ जीवन ही जीवन की शुरुआत हो जाएगी। तो ये वैशाख पूर्णिमा से सब कुछ शुरू होता है। वैशाख पूर्णिमा से एक तरह का नया जीवन शुरू होता है, एक नया ही इवोल्यूशन की शुरुआत होती है वैशाख पूर्णिमा की बराबर उसके अवसर के साथ साथ। इसीलिए उसको कहते हैं फ्लावर मून, अर्थात सब तरफ फूल का खिलने का घटनाएं होगी। उसको कॉर्न प्लांटिंग मून भी इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ही बरसात आएगी तो खेत में जो सब बीज बोएंगे और उसमें सब अपना अपना खेत पर माने नया नया पाक आएगा और अनाज बोएंगे। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन नए एक जीवन की शुरुआत होती है, नए जन्म की शुरुआत होती है। एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में गति होती है। तो तथागत ने जब पहली बार वो बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे जब वो बैठे थे तो उनके अंदर भी वैशाख पूर्णिमा के दिन एक बोधिसत्व में से सम्यक संबुद्ध का जन्म होता है। ऐसे ही जैसे कि वैशाख पूर्णिमा के अवसर के साथ साथ बारिशी माहौल बनता है, पेड़ पौधे पर एक नई कौंपले आती है, फूल आते हैं, उसी तरह से तथागत के भीतर भी एक फूल खिला, एक उनके भीतर भी एक नए इंसान का जन्म हुआ और वो बोधिसत्व में से सम्यक संबुद्ध के रूप में वो उजागर हुए। तो ये थे वैशाख पूर्णिमा का महत्व। वैशाख पूर्णिमा इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वैशाख पूर्णिमा के साथ साथ ही एक नए जीवन की शुरुआत होती है, एक नए जन्म की शुरुआत होती है, एक पर्टिकुलर इवोल्यूशन की शुरुआत होती है। ये वैशाख पूर्णिमा का महत्व है। तो वीडियो के अंत में हमारे जो धर्म भाई धर्म बहनें हैं, हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं हैं, उनको मेरी ओर से एक अनुरोध है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत ने उपोषित को बहुत महत्व दिया है। उपोषित करने का पुण्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो हम सब जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं, उपासक उपासिकाएं वर्ग है, उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन उपोषित रखकर अष्टशील का पालन करके हमें बुद्ध पूर्णिमा का अवसर को मनाना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को, मेरी वाणी को मैं
अंत करता हूँ। सब उपासक उपासिकाएं, सब हमारे जो भिक्षु भिक्षुनियाँ हैं, सबको मंगल बोधि भंते की ओर से सबको सादर प्रणाम, और उपासक उपासिकाओं को मंगल बोधि भंते की ओर से खूब खूब मंगल मैत्री। साधु साधु साधु।